हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस की यूनिट सेकंड कंप्लीट कर लेंगे, जो कि जिसमें कि डिपॉजिटरी सिस्टम से रिलेटेड है सारा का सारा टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक इसमें है डिपॉजिटरी। कि डिपॉजिटरी क्या होता है। डिपॉजिटरी क्या है, इसको आप डिपॉजिटरी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है that allow consumers and business to deposit securities and other value assets for safekeeping. It provides demat account service, that means it holds the security in electronic form. सिंपली डिपॉजिटरी क्या है। डिपॉजिटरी एक ऐसी प्लेस है या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हमारी हट झोपड़ी होगी है ना, जिसके अंदर हम अपनी सिक्योरिटी, अपनी जो अमाउंट मनी जो है ना वो सेफ रख सकते हैं और बिल्कुल सेफ रहेंगी वो। एक चीज़ और कि जो डिपॉजिटरी है ना वो आपको डीमेट अकाउंट की सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी इसमें आप अपनी सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक जो फॉर्म होती है ना उस फॉर्म में आप सिक्योर कर सकते हो, यानी चोरी होने का या फिर और किसी तरह का झंझट ही नहीं। ठीक है, और इसमें आपकी जो सिक्योरिटी होगी वो सेफ रहेगी। ओके, अब जो डिपॉजिटरी होता है वो 2 टाइप का होता है। इसमें फर्स्ट होता है NSDL, सेकंड होता है CDSL। इनकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो इसमें आप अपने NSDL या फिर CDCL, ये है एक डिपॉजिटरी यानी एक गुल्लक की तरह, जिसके अंदर आप अपनी सिक्योरिटी यानी जो पैसे हैं उनको डाल सकते हो और ये सेफ रहेंगे। ठीक है, इसमें आप अपनी बॉन्ड्स, सिक्योरिटी, शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह जो है सेफ रख सकते हो, डाल सकते हो। उसके बाद आगे इसमें है डिपॉजिटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। ये मेन पॉइंट्स आ जाते हैं बेस के, यानी ये जो पॉइंट्स है ना डिपॉजिटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, यानी इसके प्लेयर्स जो है ये 2 मार्क्स में आ जाते हैं कि डिपॉजिटरी क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या है, और भी आगे जो पॉइंट्स है वो देख लेंगे। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या डिपॉजिटरी एजेंट क्या होता है। तो आपकी जो डिपॉजिटरी है ना NSDL या CDSL, उसके बीच में और जो आपका इन्वेस्टर है उसके बीच में एक लिंक, एक कड़ी, एक माध्यम यानी मीडिएटर के रूप में काम करता है। कौन? पार्टिसिपेंट जो होते हैं, यानी आपका DP। इसको हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी बोल देते हैं, एजेंट भी बोल देते हैं, और ये एजेंट और मीडिएटर का काम करता है इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच में। इसका एक एग्जाम्पल है ICICI HDFC। ठीक है, ये एक बैंक है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक बैंक ही भी बोल सकते हैं हम, जो कि ये जो 2 हमारे हैं इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। तो चलिए अब डिपॉजिटरी की फीचर्स देख लेते हैं। डिपॉजिटरी वो इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो हमारी सिक्योरिटी को होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है, जैसे कि हमारे डिबेंचर्स हो गए, शेयर्स हो गए, इनको होल्ड करके रखती है। सेकेंड वन इज़ ये हमें डीमेट अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तीसरी चीज़ क्या, ये जो है इंटरेक्ट करती है इन्वेस्टर्स को। ठीक है, और थर्ड वन इज़ प्रोवाइड सेफ्टी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफ्टी हमें प्रोवाइड करा रही है। नो स्टैम्प ड्यूटी, डिपॉजिटरी की फीचर्स में ये भी आ जाता है कि इसमें हमें कोई भी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे नहीं करनी होती। नो रिस्क, जैसे कि ऐसा नहीं है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, यानी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। और जब कोई चीज़ फिजिकल फॉर्म में होती है ना तो उसके चोरी होने का या फिर उसको किसी भी तरह से हर तरह का खतरा होता है, लेकिन इसमें इसके चोरी होने का या फिर कहीं सामान इधर से उधर हम ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं तो यात्रा के टाइम जो कोई प्रॉब्लम होती है, लॉस इन ट्रांजिट, तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। फंजिबिलिटी का मतलब होता है कि एक एसेट को दूसरी एसेट में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, वो डिपॉजिटरी के अंदर हो जाता है। तो ये इसकी फीचर्स थी, जैसा कि इसका मीनिंग बताया था उससे रिलेटेड इसकी फीचर है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी समझने में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सर्विसेज एंड फंक्शंस ऑफ अ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी काम क्या क्या करता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें जो है ना डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट दोनों के वर्क इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों लगभग मिलते जुलते से हैं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उसको बैंक बोल दिया जाता है, और कभी कभी आप नेट पे चेक करोगे तो डिपॉजिटरी जो होता है उसके एग्जाम्पल में भी बैंक आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो भी तो डिपॉजिट का काम करता है, इसलिए। तो इनके जो फंक्शंस है ना, चाहे वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के फंक्शन आ जाए या डिपॉजिटरी के आ जाए, वो लगभग सेम ही होते हैं।
तो फर्स्ट है सर्व एज ए लिंक बिटवीन पब्लिक कंपनीज एंड इन्वेस्टर, की पब्लिक कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में लिंक का काम करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। रिस्क एलिमिनेट करता है, क्योंकि चोरी का या फिर किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता, ये हम यहाँ पढ़ चुके हैं, ये रहा। फिर उसके बाद कस्टमर रिसीव इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, कि आप जो डिपॉजिट कराओगे उस पर आपको इंटरेस्ट भी तो मिलता है, ब्याज भी तो मिलता है। इसके अलावा अलाउ द प्रोविजन ऑफ लोन्स ऑफ मॉर्टगेज टू इंटरेस्टेड पार्टीज, कि आपकी जो सिक्योरिटी आपने डिपॉजिट कराई है ना, उस पर आप उसको आप लोन पे भी चढ़ा सकते हो, और फिर उसके बदले में आपको डबल इंटरेस्ट मिलेगा, डिपॉजिट का इंटरेस्ट अलग और लोन पे चढ़ा दी वो इंटरेस्ट अलग। रिड्यूस पेपर वर्क, कि सारा का सारा जो काम है ना वो इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में जब होने वाला है तो पेपर वर्क तो रिड्यूस होना ही है। डीमेटेरियलाइजेशन, यानी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि किस फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म में, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज करने का काम ही डीमेटेरियलाइजेशन है, और ये कौन करता है, डिपॉजिटरी करता है, ये इसका फंक्शन है। और रीमेटेरियलाइजेशन, इसके अलावा अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ जाए हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी अगर हमें फिजिकल फॉर्म में ज़रूरत पड़ जाए तो उसमें भी चेंज कर देंगे। तो ये मान लो 2 मार्क्स में अगर आ जाए कि डीमेटेरियलाइजेशन क्या है, रीमेटेरियलाइजेशन क्या है, आप इजी कर सकते हो, लिख सकते हो ना कि डीमेटेरियलाइजेशन तो ये है कि पेपर या डॉक्यूमेंट जो भी है, आपकी सिक्योरिटी जो है, उसकी फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज करना, और रीमेटेरियलाइजेशन है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से उनको वापस से फिजिकल फॉर्म में चेंज करना। टू ओपन अकाउंट्स ऑफ इन्वेस्टर, इसके अलावा इनका फंक्शन क्या होता है कि इन्वेस्टर्स जो है उनके अकाउंट्स ओपन करना। सो नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट्स, बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस, कुछ भी आ जाए कि जो आपका डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होती है, तो तीनों में सेम ही लिखना है, और सारे पॉइंट्स बिल्कुल वही रिपीट हो रहे हैं इसके। फर्स्ट वन इज एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, रिस्क एलिमिनेट करता है। सेकंड वन इज इमीडिएट ट्रांसफर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी, जैसे कि मैंने बोला था कि ये सिक्योरिटी क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है ना, पेपर वर्क तो होता नहीं कि भाई यहाँ से और दूसरी जगह हमने ट्रांसफ़र करना है तो बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, और ये जल्दी ही ट्रांसफ़र हो जाता है और रजिस्ट्रेशन भी जल्दी हो जाता है। पहले जब डिपॉजिटरी नहीं था, ये उस टाइम की बात है, तो बिफोर डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी से पहले की बात है, तब 15 दिन से 1 महीने यानी 15 डेज से 1 मंथ का टाइम लग जाता था जब हम ट्रांसफ़र करते थे अपनी सिक्योरिटीज़ को। बट टुडे नाउ डेज, अब के टाइम पे क्या है, कुछ घंटे या फिर कुछ दिन लगते हैं, मतलब कुछ घंटों से कुछ दिन, कुछ काम तो जल्दी घंटों में हो जाते हैं और कुछ 1-2 दिन, मतलब 15 दिन तो बिल्कुल नहीं लगते। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने से सारा काम ईजी हो गया है। रिड्यूस पेपर वर्क, ये भी भाई इससे रिलेटेड है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया तो पेपर वर्क तो कम होगा ही, सारा काम, सारा डेटा, जो सारी चीज़ है वो इलेक्ट्रॉनिकली चढ़ेगी। उसके बाद नो कैरियर चार्जेस, ये भी हम पढ़ चुके हैं ना कि इसमें किसी तरह की कस्टम ड्यूटी वगैरह पे नहीं करनी पड़ती, और कुरियर जो है, कुरियर का खर्चा बच जाएगा हमारा, तो हमारी डॉलर, हमारे पैसे जो बच जाएंगे। सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को भी फ़ायदा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उनकी जो सिक्योरिटी है वो सेफ़ रहेगी, और उनका पेपर वर्क कम हो गया तो वो अपना जो टाइम है, टाइम सेव हो गया ना उनका, तो ये चीज़ भी एक ऐड कर सकते हैं, आपकी टाइम सेव करने वाला ही, ठीक है। तो ये एक टाइम सेविंग है, क्योंकि पेपर वर्क कम हो गया, इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हो गया, तो टाइम सेविंग भी है ये। उसके बाद नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चेंजेस ऑफ एड्रेस एंड बैंक अकाउंट, मतलब कभी ऐसा हो जाता है कि जो आपका इन्वेस्टर है उसको अपने कोई भी एड्रेस जो है वो चेंज करना है, बैंक अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी चीज़, तो पेपर वर्क होता था तो काफ़ी फॉर्मेलिटी होती थी और काफ़ी कुछ करना होता था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली होने की वजह से, स्पेशली डीमैट अकाउंट की वजह से काफ़ी हेल्प हुई है। पीरियोडिक स्टेटस रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट भी आप तुरंत इमिडिएटली जो है भेज सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती। सो नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ डीपी, अगर आपको डीपी बनना है यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनना है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तो ये एक्ट आपको याद करना पड़ेगा फर्स्ट। तो डिपॉजिटरी एक्ट 1996 एंड सेबी रेगुलेशन एक्ट 1996 प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ एंटिटीज़, एंटिटी मतलब कि जो संस्था वगैरह इसमें आ जाएंगी, तो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी डीपी बनने के लिए, मतलब कौन कौन सी एंटिटी ऐसी है, ऐसी इंस्टीट्यूशन, बिजनेस हैं जो कि डीपी बन सकते हैं, डीपी बनने के लायक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जुड़ेगा। तो एक तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर वो चाहे तो एप्लीकेशन डाल सकती है डीपी बनने के लिए। शेड्यूल्ड बैंक है, और उसमें फॉरेन बैंक भी इंक्लूड हो जाएंगे, वो भी डीपी बनने के लिए डाल सकते हैं, लेकिन वो आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए जो ये फॉरेन बैंक है, और शेड्यूल्ड बैंक भी। इसके अलावा स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, वो भी डीपी बनने के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट 1951 के अंडर जो आती है। क्लियरिंग हाउसेज भी डीपी बनने के लिए
एलिजिबल होते हैं। इंस्टीट्यूशंस जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज होगी, है ना, मतलब वो इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वो इंस्टीट्यूशन डीपी बनने के लिए एलिजिबल है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनी या कॉरपोरेशन होती है जिनकी नेट वर्थ लेस देन 50 लाख है, सॉरी ग्रेटर देन 50 लाख है, जिनकी नेटवर्थ ग्रेटर देन 50 लाख है, वो भी एलिजिबल है। रजिस्ट्रार ऑफ इशू और ट्रांसफ़र एजेंट, ये जो ट्रांसफ़र एजेंट होते हैं या जो रजिस्ट्रार होते हैं, इनकी नेटवर्थ मिनिमम 10 करोड़ अगर हो तो ये भी एलिजिबल होते हैं डीपी बनने के लिए। तो ये तो थी कि भाई कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन या फिर कौन कौन बंदे थे जो कि एलिजिबल होते हैं, लेकिन वैसे और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। एनएसडीएल और सीडीएसएल के अकॉर्डिंग, मतलब इन ये जो दोनों है ना हमारी डिपॉजिटरी, इन दोनों ने भी अपना एक अलग से क्राइटेरिया निकाला है कि भाई हमारा क्राइटेरिया भी अगर आप फुलफिल करोगे तो आप डीपी पक्का बन जाओगे। तो फर्स्ट तो क्या, ये हमारा जो स्टॉक ब्रोकर है ना, ये इसकी जो भी बनना चाहता है स्टॉक ब्रोकर डीपी, तो इसकी जो मिनिमम नेट वर्थ है, अगर एनएसडीएल में वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते तो वो 3 करोड़ होनी चाहिए, और अगर सीडीएसएल में वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते तो उसकी मिनिमम नेट वर्थ 2 करोड़ होनी चाहिए, तभी ये बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। उसके बाद हमारा यही स्टॉक ब्रोकर, इसकी नेट वर्थ अगर 1 करोड़ तक है तो वो डीपी बनने के लिए लायबल होगा सीडीएसएल के अंदर, ठीक है। मिनिमम नेटवर्थ की बात करें तो 2 करोड़ बोली थी वहाँ, और यहाँ पे बोला है कि 1 करोड़, तो इसके लिए कुछ अलग कंडीशंस होंगी जो मतलब काफ़ी ज़्यादा दे रखी होगी, तो आप ये वाली कंडीशन फुलफिल करोगे, ठीक है। उसके बाद अप्लीकेंट फॉर डीपी अंडर एनएसडीएल शुड नॉट बी बेयर्ड, कि भाई एनएसडीएल है और उसके अंदर कोई डीपी बनना चाहता है और उसने एप्लीकेशन वो डालना चाहता है, तो उसको ना तो कोई सस्पेंड कर सकता है, ना ही उसको कोई बैन कर सकता है। बेयर्ड का मतलब बैन करना होता है। कौन नहीं कर सकता? सेबी और अदर स्टॉक एक्सचेंज। मतलब ये जो है सेबी और स्टॉक एक्सचेंज इस बंदे को जो कि एप्लीकेशन डाल रहा है डीपी के लिए, उसको ये नहीं बोल सकते कि आप एनएसडीएल में एप्लीकेशन मत डालो, आपको बैन किया जाता, तो ऐसा ये नहीं कर सकते। तो ये थी डिपॉजिटरी। उसके बाद एक नेक्स्ट इसी में टॉपिक आता है एनएसडीएल सिस्टम, उसके ऊपर उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह आ जाती है। तो सेकंड जो यूनिट है ना, आज हम उसको कंप्लीट कर ही लेंगे बिल्कुल, कि दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए हम करके आ जाएं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं एनएसडीएल सिस्टम क्या है। एनएसडीएल सिस्टम, एनएसडीएल की फुल फॉर्म मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बट फिर भी मैंने लिख दी है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। NSDL इज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया। इंडिया में ये सबसे पुरानी और सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है जो कि डिपॉजिट करती है। कब इस्टेब्लिश हुई थी? 12 दिसंबर 1995 को इस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन इसने अपना ऑपरेशन यानी काम करना कब शुरू किया था? 1996 में मुंबई में। इट वॉज द फर्स्ट डिपॉजिटरी टू प्रोवाइड ट्रेडिंग सर्विसेज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। ये पहली डिपॉजिटरी है जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। मतलब सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करा एज ए डिपॉजिटरी, वो किसने करा? एनएसडीएल ने। डील्स ओनली विद द सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटी, सिर्फ सिक्योरिटी की सेटलमेंट से रिलेटेड डील करती है ये। एंड सीडीएसएल, ये देखो वैसे तो ये मतलब दे नहीं रखा था सिलेबस में, बट मैंने इसलिए लिख दिया कि मे भी हो सकता है पूछ ले, है ना, तो फिर हमें पता होना चाहिए। तो सीडीएसएल के बारे में हमने वैसे थोड़ा बहुत पढ़ा ही है। तो सीडीएसएल जो है वो फैब 1999 में आई थी, और ये फर्स्ट डिपॉजिटरी है टू रीच 5 करोड़ डीमैट अकाउंट। ये वाली तो क्या है, जिसने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में करा, वो वाली फर्स्ट डिपॉजिटरी है जो एनएसडीएल है। और सीडीएसएल जो है वो वैसी डिपॉजिटरी है जो जिसने पहली बार 5 करोड़ जो डीमैट अकाउंट है वो वहाँ तक वो पहुँच गई थी कि भाई इतने बना लिए थे उसने। इसका गोल क्या है? कन्वीनियंट, डिपेंडेबल और सिक्योर्ड डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करना, कि भाई आसान हो, सिक्योर्ड हो और डिपेंडेबल हो, मतलब अच्छी डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करना सीडीएसएल का मोटिव है। आगे देख लेते हैं अब रजिस्ट्रेशन अंडर एनएसडीएल। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो डीपी है ना हमारा, वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है अगर एनएसडीएल के अंदर, तो उसको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तो क्या क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहले उसको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि अप्लाई तो करना पड़ेगा ना, बिना अप्लाई किया ऐसा तो है नहीं कि भाई मुझे एनएसडीएल के पास मैं जाऊंगा या जाऊंगी और मैं बोल दूंगी कि भाई मुझे एनएसडीएल आप
अपना डीपी बना लो और ये बोलेंगे चलो भाई बना लेते हैं, तो ऐसा तो है नहीं। तो सबसे पहले उसको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। इसके लिए उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो चाहिए होंगे, जैसे कि उसकी नेटवर्थ कितनी है, जो भी एप्लीकेशन डालना चाहता है डीपी के लिए तो उसकी नेटवर्थ कितनी होगी, तो नेटवर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए। सेकंड, इन्फॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन किस में डालेंगे, फॉर्म ए में। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फॉर्म ए में हम सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे अबाउट दिस एप्लीकेंट के बारे में, कि भाई क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है वो देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय सेबी। अब सेबी जो है उसको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी उसके बारे में, तो सेबी जो भी इन्फॉर्मेशन मांगेगा ना इसके बारे में, तो सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद ये जो हमारा यही है ये, ठीक है, इसने बस टाई पहन ली है, दिक्कत वो मतलब थोड़ा सा इसलिए चेंज लग रहा है। तो ये जो है ये रजिस्टर्ड है क्या, अगर मान लेते हैं कि ये जो बंदा है ये रजिस्टर्ड है CDSL के अंदर या फिर किसी अदर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो फिर जो CDSL और जो अदर स्टॉक एक्सचेंज है ना वो रिपोर्ट देगा इस चीज़ की कि भाई ये बंदा जो है हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। वो रिपोर्ट इशू करेगा किसको, NSDL को। फिर NSDL डिसाइड करेगा कि भाई इसको मैं भी DP बनाऊँ या ना बनाऊँ, ठीक है। अब यही जो अप्लीकेंट है हमारा, इसकी बिजनेस हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, इसका जो एप्लीकेशन बैकग्राउंड है इस एप्लीकेंट का वो पता होना चाहिए, इसका ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब सारी चीज़ें, डिटेल्स ऑफ द एक्सपीरियंस, इसको कितना एक्सपीरियंस है, ये सारा का सारा एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, उस फॉर्मेट में सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमें चाहिए पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस एंड एंट्री फ़ी, कि भाई एप्लीकेशन फ़ी कितनी पे करी है, एंट्री फ़ी कितनी करेगा, तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद एप्लीकेशन जब प्रोड्यूस्ड हम करना चाहते हैं, प्रोड्यूस जब हम करेंगे एप्लीकेशन, तो सबसे पहले उसको NSDL को प्रोड्यूस करेंगे या सेबी को, तो सोचना पड़ेगा ये तो, है ना। तो अब क्योंकि हमने एप्लीकेशन डालनी है और एप्लीकेशन का अप्रूवल भी हमें चाहिए कि भाई हमारी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए और हम DP बन जाए, तो अपॉन अप्रूवल द एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू सेबी फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज DP ऑफ NSDL, कि अगर हमने NSDL का DP बनना है और उस पर हमें रजिस्ट्रेशन कराना है ना, एप्लीकेशन हमने डाल दी है, तो उसकी परमिशन हमें चाहिए। तो वो परमिशन तब मिलेगी जब सबसे पहले हम इसको सेबी को फॉरवर्ड करें, मतलब सबसे पहले हमने सेबी के पास भेजनी पड़ेगी। सेबी के पास भेज देंगे, फिर सेबी अपना जो भी कार्यवाही, जो भी उसको एक्शन लेना है वो ले लेगा। उसके बाद देन एप्लीकेशन विल बी प्रोड्यूस टू द मेंबर कमेटी ऑफ NSDL फॉर अप्रूवल। फिर उसके बाद NSDL की मेंबर कमेटी के पास जाएगी एप्लीकेशन, तो सबसे पहले सेबी के पास, देन NSDL के पास। अब अप्रूवल मिल गई, खुश हो गया NSDL वाले कि हाँ भाई बढ़िया है इसकी एप्लीकेशन, तो अप्रूव कर देते हैं, कर दिया अप्रूव। अब जो एप्लीकेंट है उसको अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन से रिलेटेड जो कुछ भी है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों फॉर्म में इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी किसी भी फॉर्म में ज़रूरत पड़ सकती है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों फॉर्म में उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब NSDL जो है ये जो इंस्टॉल इन्होंने करा है इसके बेस पे इंस्पेक्शन करेगी, जांच कार्यवाही बिठाएगी, कोई भी एक्टिविटी करने से पहले इंस्पेक्शन करेगी, ऑन साइट इंस्पेक्शन, ओके। अब ये जो इंस्पेक्शन इन्होंने करा है, इंस्पेक्शन की बेस पे NSDL को लगा कि हमारी जांच तो बिल्कुल सही है और एप्लीकेंट जो है बिल्कुल फिट बैठता है उस जांच में, तो एप्लीकेंट अब जो है एज अ पार्टिसिपेंट और एज अ DP जो है एक्टिवेट हो गया कि अब हम आपको DP बनाने के लिए तैयार हैं। अब अप्रूवल ऐसे ही थोड़ी ना दे देंगे, कुछ फीस वगैरह भी पे करनी पड़ेगी, तो अप्रूवल देगी सेबी और NSDL जो है, और इसके अलावा फ़ी भी पेड करनी पड़ेगी एप्लीकेंट को, सेबी और NSDL को। इसके अलावा ये सारी चीज़ें होगी, सारा पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी, उसके बाद जो NSDL है उसके साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा इसको, यानी हमारा जो ये एप्लीकेंट है इसको, उस एग्रीमेंट में जो भी बातें वगैरह लिखी होती है वो ये फुलफिल कर देगा, बस बन गया, वो रजिस्ट्रेशन हो गया उसका अंडर NSDL के अंदर, ठीक है। यही था हमारा यूनिट 2 में, ज़्यादा बड़ी टॉपिक नहीं थे और 19 ही मिनट हुई और हमने देखो 32 मार्क्स का कंप्लीट कर लिया और साथ में 2 मार्क्स के भी एक आधे क्वेश्चन यहाँ से हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये पढ़ सके, है ना, जो आपके जूनियर सीनियर्स हैं उनके साथ। और
शेयर करने के बाद, ठीक है, थैंक यू। और हाँ जी, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है ना। और किसी और टॉपिक पे या फिर नेक्स्ट वीडियो किस यूनिट पे चाहिए ये भी बता सकते हो। ये तो सेकंड यूनिट थी, इसके अलावा फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ बची हुई है, तो तीनों में से कौन सी यूनिट चाहिए ये भी आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच।